to deliver a wonderful session as always. Yes, sir. Over to you. The stage is yours. Yes, good morning. Good morning all. थैंक यू हर्षद सर. आज का वर्कआउट भी अच्छा हुआ, लेकिन उसके ऊपर जो आपने अच्छा जबरदस्त मेडिटेशन लेके हमें जो तथास्तु आपने बोला है, तो सच में जो भी हमने 3 संकल्प हमने किए हैं वो जल्द से जल्द पूरे होने वाले हैं. तो शुरुआत करने से पहले मैं बोलूंगा कि श्री गणेश करूं मैं एक राष्ट्र की वंदन से, वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से, लिए भावना भव राष्ट्र के वंदन करता हूँ. सबसे पहले सभी महानुभावों का इस हेल्थ बास्केट के ऊपर मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ. यस, तो भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में कोटि कोटि जनता की जय हो. तो आज का जो अपना एसिडिटी, पाइल फिशर, फिस्चुला, ये जो स्पेसिफिक लिया है, तो देखिए कि किस तरह से हम जो नेचुरल, यानी जो आज का जो धकाधकी का जीवन है, T20 का यांत्रिक युग है, हमारे शारीरिक कष्ट खूब कम हुए और मानसिक ताण तनाव अधिक बढ़ चुका है. भारतीय संस्कृति और निसर्ग से संबंध हमारा टूटते चला जा रहा है, और अंधानुकरण, वाढती व्यसनाधीनता, खेतों में पेस्टिसाइड्स, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा डाइजेशन बिगड़ के एसिडिटी को हर एक प्रॉब्लम हो रहा है. और एसिडिटी और जो भी फैटी लीवर है, तो पचन संस्था का फर्स्ट द्वार है, और उससे ही आगे चल के पेट के बड़े बड़े प्रॉब्लम, पचन अच्छी तरह से नहीं होना, गैसेस होना, पेट गच्च रहना, कॉन्स्टिपेशन होना, उससे भी आगे जाके फिशर, फिशर से फिर आगे पाइल्स, पाइल्स के बाद में फिशुला, ये टाइप में शुरू हो रहे हैं. तो देखिए कि कैसे था कि पहले जो इंसान था वो जैसे बोलते ना कि उत्क्रांति हुई है, कि एक जो 4 पैर पे चलने वाला इंसान 2 पैर के ऊपर खड़ा हो गया. तो कैसा है कि जैसे परिवर्तन हा निसर्गाचा नियम असतो, उसी पद्धति से जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से हुआ कि जैसे ही वो 2 पैर के ऊपर खड़ा हो गया, तो उसकी जो पूंछ है वो पूंछ घटती चली गई और पूंछ निकल के गई. और उसी तरह से जैसे ही उसका कना, जब पीठ की रीढ़ की हड्डी जब सीधी हुई, तो उसके ब्रेन में भी अच्छी तरह से बदलाव आके उसका जो धी द्रुति स्मृति, जो ब्रेन के फंक्शंस है, तो जबरदस्त ग्रो हो गए. तो जैसे ही इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों भी रहते हैं. जब क्या होता है कि हर एक एनिमल में पाइल फिशर फिशुला नहीं होता, खाली आदमी ही में ही ये दिखता है. क्यों? तो कैसा रहता है कि जब वो चलते हैं 4 पैर पे, तो जो ग्रेविटी रहती है, तो ग्रेविटी को उनका माउथ और जो एनस है, यानी मुख से लेके गुदद्वार, वो हॉरिजॉन्टल आ जाता है हमारे ग्रेविटी को इस तरह से. लेकिन जब हम सीधे हो चुके हैं रीढ़ की हड्डी, तो क्या होता है कि हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, वो ग्रेविटी उसको नीचे खींचने चालू हो जाती है. तो जिसकी इसकी वजह से क्या होता है कि पाइल्स या फिशर, ये आदमी में अगर वो फास्ट फूड खाता है, टाइम पे खाना नहीं खाता है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल अगर होता है, तो जिंदगी में कभी ना कभी किसी को ये होने वाला है. क्योंकि ये जब उत्क्रांति हुई है, तो ये गिफ्ट में आदमी को मिल चुका रहता है. इसकी वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, किस तरह से हमें क्या है, कैसा डिफरेंशियल करना है, कि नेम का क्या है इस तरह से. तो देखिए मैं स्लाइड शो करते करते मैं शुरुआत करूंगा. तो माई सेल्फ डॉक्टर आनंद मोरे, मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट, और महाराष्ट्र में आता है. सबसे पहले इस फैमिली से तो हमारे मैडम जुड़ चुके थे कि उन्होंने 2 बार वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके 12 किलो वजन उनका कम किया था. मैं यहाँ पे फिर वो देखने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया. मैं यहाँ पे हमारा 40 बेड मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है. यस, हम जुड़ चुके हैं एक मिशन से, जो भी और मिशन इज आवर पर्पस टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर. और इस फैमिली में सभी प्रकार के लोग हमारे इसके ऊपर है. इसलिए तो हम बोलते हैं कि भिन्ना सुधा भाषा, भिन्ना सुधा वेश, एक संस्कृति एकच गाणे, भारत आमचा देश. तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर जाते टाइम हम कुर्वन्ति विश्व स्वस्थ्यम, ये ध्येय लेके आगे बढ़ चुके हैं. तो फिर से एक बार मैं उसी ईश्वरी तत्व को, जो सबका मालिक है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग जो भी कुछ यहाँ पे गोल लेके आए हो, वो गोल जल्दी से जल्दी आपके सफल हो जाए. तो ये मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये हमारा कोविड हॉस्पिटल भी था बीच में. मैं यहाँ पे उप जिला रुग्णालय परंडा, यहाँ पे गए 14 साल से आयुष मेडिकल ऑफिसर इस पद के ऊपर मैं काम करता हूँ. यस, तो ये यहाँ पे फिर हमने ये मोरे मल्टी स्पेशलिटी जो भी वेलनेस में काम करते हैं, इसका मतलब हम बाय प्रोफेशन इलनेस के ऊपर अगर हम काम करते हैं, तो बाय पैशन वी आर द वेलनेस कोच. हर एक व्यक्ति इस फोरम के ऊपर प्रोफेशन से अलग कुछ कुछ है, लेकिन बाय पैशन वो एक वेलनेस इंडस्ट्री में आए हैं, और खुद का, परिवार का और मित्र परिवार का फिटनेस मेंटेन रखने के लिए हर बार वो कोशिश करते हैं.
तो ये हमारे मेंटर्स जिन्होंने हेल्थ बास्केट फोरम से टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर ये मिशन की ओर हम सबको जोड़ दिया है, हर्षित सर और भाग्यश्री मैडम। यस, तो देखिए पहली अवस्था मेरी कैसी थी कि जैसे हम खाते पीते घर के चंगू मंगू की जोड़ी हमारी लगती थी, जैसे हाथ पाई दिस्ती काटा पोटे बासे जैसा नगारा, जैसा पेट मेरा नगारा था, 2-2 सिलेंडर का बोझा मैं पेट के ऊपर लेके चलता था। पैर में जैसे घुटनों में मेरे दर्द चालू हो गए थे, और जितना बड़ा पेट उतना बड़ा शेट मुझे लगता था, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट भी बन चुका था। लेकिन इस फैमिली में आने के बाद जो 20% खाली एक्सरसाइज और 80% अपना न्यूट्रिशन काम करता है, तो उससे मेरा जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। हालांकि मैं इस फैमिली को आने से पहले जो मेरा 87 वजन था वो 82 के बीच में रहता था, जब मैं जिम करता था, योगा, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सभी चीजें मैं करता था। लेकिन मेरा वजन 82 के बीच में जो स्टक हुआ था वो कम नहीं हो रहा था। यहाँ पे अच्छा न्यूट्रिशन से जो अपना शरीर का जो मसल और बोन डेंसिटी जब बढ़ता है, तो मेटाबॉलिज्म बढ़ने के बाद शरीर ही वो फैट लॉस करने में अच्छी तरह से मदद करता है। यानी स्मार्ट वर्क में जबरदस्त हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे पहले था कि जैसे छोटे बच्चे चिंगम खाते थे और चबा चबा के थूक देते थे टेढ़ा मेढ़ा करके, जैसे चिंगम जैसी अवस्था। लेकिन चिंगम से लेके सिंगम तक जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो आप सभी लोगों के आशीर्वाद और सहकार्य से हुआ है। अच्छा न्यूट्रिशन आपके लोगों के साथ जो एक्सरसाइज करता हूँ उसकी वजह से इस तरह से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। मुझे अच्छी तरह से और मोटिवेशन मिले, इसलिए मुझे थोड़ा सिंगम कहते हैं। ये हमारे सीनियर मेंटर्स जिन्होंने यस स्पॉन्सर्स, और ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारा, फिर ये बच्चों में भी हमारा बहुत अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एकाग्रता बढ़ी है, मार्क्स में बढ़े हैं, और खाली फिजिकली नहीं है, तो ये पूरे परिवार का हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए इस जगह, ये मैं केरला में हाउस बोट में था, बाहर आके मैंने ये फोटो खींचा था। अगर मैं ये टाइम ये फोरम ज्वाइन नहीं करता तो शायद आज मेरा और एक 5-10 किलो वजन बढ़ के मुझे शुगर, बीपी, डायबिटीज, ये छोटा मोटा अटैक भी आ सकता था। लेकिन शुक्र है भगवान का कि मुझे ये टाइम पे एक ये फोरम पे ज्वाइन करने के बाद हमने पूरा परिवार में किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन किया है, देख लीजिए। आपका भी ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से पूरे परिवार में हो सकता है। मेरे लड़के ने अंतर इंटर कॉलेज इसमें 3 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज ये भी मिल चुका है उनको, तो बहुत जबरदस्त उनका मार्क्स में भी इजाफा हुआ है। इस तरह से स्किन में भी अच्छी तरह से ये है। तो ये बार बार मैं दिखाता हूँ चिंगम से लेके सिंगम तक का ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमने कुछ किताबें लिखी थी, पहले किताब को माननीय पंत प्रधान जी का खत आया, जिसके बाद हमें जो और ऊर्जा मिली, जो और प्रेरणा मिली उनकी, इससे फिर हमने आरोग्य का संविधान किताब लिखा है, जो वनराई पुणे से आपको प्राप्त हो सकता है, या हमें कॉन्टेक्ट किया तो आपको मिल सकता है। इस तरह से ये होने के बाद मुझे गोल्ड मेडल भी उसके बारे में मिला था, और अच्छी तरह से। और ये जो मेरा फिटनेस हमारा इतना अच्छी तरह से बढ़ चुका था कि जात्रिन फास्टेस्ट चैलेंज एक चैलेंज था खाली डॉक्टर लोगों का, जो मिलिंद सोमन जी ने एफडीसी से लिया था। तो उसमें मेरा पहले 3 में नंबर आया था, लेकिन वहां जाने के बाद, देखने के बाद मुझे ऐसा पता चला कि ऑल ओवर इंडिया में डॉक्टर में मैंने ही टॉप किया था फिटनेस में। तो इस तरह से ये अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छा अपने साथ एक्सरसाइज करने से भी अपना फिटनेस बढ़ता है। और एक 2-2 घंटे स्टेज के ऊपर मिलिंद सोमन से बात करने का और उनके साथ अच्छी तरह से स्टेज के ऊपर लोगों को डिलीवर करने का मौका मुझे मिला था। तो अपना ये यहाँ पे आने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे सुरवंत, जैसे बोलते हैं ना सुरवंताचे फुल पाखरू, जैसे रूपांतर होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन, तो वैसे हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी माइंड से होता है। उसकी वजह से हम एक आइडियल पर्सनैलिटी बन के अपने सोसाइटी में रहते हैं, तो उसकी वजह से अलग अलग अवार्ड से हमें नवाजा जाता है। ये मैडम को मिलने वाले अवार्ड भी है बहुत सारे। तो ये सब रिजल्ट है हम किस तरह से हम इस तरह से 100% यहाँ पे देते हैं, किस तरह से हम एक्सरसाइज करते हैं, कैसा न्यूट्रिशन लेते हैं, किस तरह से हम अपने को ट्रांसफॉर्म करते हैं। इस तरह से इसी फैमिली से मैं इसलिए जुड़ चुका था कि मैं डॉक्टर हूँ या और भी कोई, तो कैसा रहता है कि आगे चल के डॉक्टर बोले तो खाली इंजेक्शन गोली दवा इतना ही नहीं रहता है। तो डॉक्टर का मतलब होता है डेकोर, यानी मार्गदर्शन करना। तो आगे के जो डॉक्टर्स है तो वो अच्छी तरीके से फैमिली डॉक्टर ऐसे रहेंगे कि जो आप लोगों को डाइट, अच्छा एक्सरसाइज, इससे ही प्रिवेंशन करेंगे जो डिसीज से, ना कि बीमार पड़ने के बाद आपको दवा देंगे। तो इसकी वजह से हमने जल्दी से जल्दी अडेप्ट किया है, और डॉक्टरों की संख्या हर एक की तुलना में बहुत कम है, और उससे भी इंडिया में, और उससे भी कम जो वेलनेस कोच है। इसकी वजह से वेलनेस कोच की बहुत जरूरत है। इसलिए और जॉब इज ट्रांसफॉर द मिशन, क्या है तो ट्रांसफॉर्मेशन है। यस, तो जैसे और माननीय पंतप्रधान जी भी बोलते हैं अगर स्वस्थ इंडिया बनाना है तो हमें डॉक्टर के पास नहीं, वेलनेस कोच के पास जाना चाहिए। फिर आप एक आपका हेल्दी फैमिली और आपका, इसलिए तो यही सोच रख के टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम, यानी स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना है, और उसमें भी बीमार पड़ता है तो उसको
ठीक करने के लिए ये हमने किताबें लिखे थे और उसी का ही ये है। तो ये सेवा करते टाइम हम इस तरह से थिंकिंग करते हैं कि हमसे कुछ धर्म प्राप्ति यानी कर्तव्य हमारा है, आप लोगों से मैत्री भी हमारी बढ़ती है, कदाचित पैसा भी मिल सकता है, हमारे व्यवसाय में यश मुझे मिलता है। और जब मैं किसी को बोलता हूँ तो मेरे से प्रैक्टिकल जब सिखाता हूँ तो मुझे सीखना पड़ता है, यानी कर्म अभ्यास भी मेरा होता है। तो ये कुछ भी करते हैं तो चिकित्सा नास्ति निष्फला, यानी वेलनेस जो भी किसी को हम इनवाइट करते हैं बुलाते हैं तो निष्फल नहीं होता उन लोगों को जो आरोग्य से हमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष मिलता है। हर पुरुष का जो पुरुषार्थ रहता है, उद्देश्य रहता है जीवन का, वो आरोग्य ही उसका बेस रहता है। जब हम किसी को इनवाइट करते हैं, उसको इस फैमिली से जोड़ते हैं, तो उसको झोली में हम आरोग्य दान देते हैं और वो आरोग्य दान के साथ वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों चीजें उसके झोली में डाल देते हैं। तो इतना बड़ा पुण्य का काम है। तो इसलिए हम ये सब करते टाइम बोलते हैं कि न तो हम कामे राज्यम, हमें राज्य भोगने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग सुख भोगने की भी इच्छा नहीं है, जन्म मरण से मुक्ति भी हमें नको। हम खाली क्या करते, कामे दुखी तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशना। तो यस, तो आवर मिशन, तो ये जो है फाउंडर्स मार्क्यूस, जिनकी माँ, मैं आपकी बोलने की ये करूंगा कि वो 17 बरस के तब जब उनकी माँ एक 40 बरस की थी, तब वो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, तो उसका हेल्थ मेंटेन करते टाइम वो कुछ पिल्स वगैरह लेते लेते उनका देहांत हो गया था। जैसे माइकल जैक्सन मेडिसिन खा के गए, वैसे ही इनको फिटनेस मेंटेन करने के लिए करता था। लेकिन ये माता जी जाने के बाद मार्क्यूस के ऊपर इतना बड़ा सदमा पहुंचा कि आपको पता है कि एक तो बहुत बड़ा सदमा आता है तो आदमी बिखर जाता है या निखर जाता है। तो उसने जब से शपथ लिया कि अगर मेरी माता जी इस तरह से कुछ दवा गोली खा के गई है तो अगले कभी भी किसी की माता या कोई भी ऐसे मेडिसिन खा के नहीं जाना चाहिए। इसलिए उसने ये इंडस्ट्री का स्थापन किया, वेलनेस इंडस्ट्री का, और उसमें अच्छी तरह से कुछ चाइनीज और बाकी के हर्ब्स एक जगह लेके इस तरह से कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स या सप्लीमेंट्स बनाए कि जिसकी वजह से हेल्थ मेंटेन रखी जा सके और फिटनेस भी मेंटेन जा सके। और इस तरह से फिर इसी विचार को धैर्य रखते हुए हम हेल्थ बास्केट आगे चला रहे हैं। और यस, तो उन्होंने बोला कि केयर मोर अबाउट अदर्स एंड यू विल बी टेकन केयर, देन अ लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। तो चलिए सभी ने पेन और डायरी लेके रखना है, जिसको कोई भी क्वेश्चन रहता है तो लास्ट में आप मुझे पूछ सकते हो। यस, तो कैसा एसिडिटी के बारे में जब हम सोचते हैं तो हर एक को कभी ना कभी इसमें सफर होना पड़ता है, टाइम पे खाना नहीं रहता, रात में ज्यादा ज्यादा किस तरह से आपको रूल पता है कि हम लोग बोलते हैं कि आहार के ऊपर जब हम 1 घंटा लेक्चर लेते हैं तो उसमें बोलते हैं कि हमारा शरीर और निसर्ग एक ही है। द प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, पिंडिते ब्रह्मांडी। जब पंच तत्वों से सृष्टि बनी है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, उसी से ही हमारा शरीर बन चुका है। तो इसलिए जो भी कुछ नेचुरल तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो उसी से ही हमारा शरीर का पोषण होता है। अगर हम निसर्ग के नियम नहीं यूज करते या जानते हैं तो भी नहीं ये करते, अजानतेपने अगर भी आपको टूट जाते हैं, आपको पता नहीं है, तो भी परिणाम भोगना पड़ता है डिसीज या व्याधि के स्वरूप में। जैसे कोई जलता हुआ निखारा है, आप जानबूझ के ऊपर उसके ऊपर पैर देते या अनजाने में गिर जाता है तो भी परिणाम भोगना पड़ता है। उस तरह से जिस तरह से जब सूरज उगता है तो हमारी भट्टी पेटती है, अब जब सूरज मध्याह्न रहता है तो पूरा भट्टी हमारी बहुत अच्छी रहती है, जब कुछ भी खाते हैं तो पछता है। लेकिन जब सूरज ढल जाता है शाम में तो हमारे भी शरीर में का जो अग्नि है वो मंद हो जाता है या बुझ जाता है। तो जितना देर से सूरज ढलने के बाद हम खाना खाएंगे उतना वो पछता नहीं है, शरीर में डंप होके रखता है और फिर उसमें एसिडिक मीडिया बढ़ के इस तरह से अम्ल पित्त, क्षारधर्मी अम्ल पित्त या अम्लधर्मी अम्ल पित्त इस तरह से हो सकता है। तो जैसे एसिडिटी के बारे में कैसा है कि हार्ट बर्न तो बताइए कि जिसमें सफरिंग फ्रॉम एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो बोलते हैं ना हमारे पेट में, वो ज्यादा सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से एक प्रकार का स्टमक में जो इनर लाइनिंग रहता है अफेक्टिंग द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, दिस कॉज एसिडिक स्टमक। यानी एसिडिक स्टमक इसका मतलब ये होता है कि जैसे एखादा भांडा है जो पात्र जैसे बोलते हैं ना जिसमें दही लगाया वाला है, आपको पता है कि दही का भांडा भी अगर हम रिकामा करते हैं फिर उसमें दूध डालते हैं तो क्या होता है, फिर उसका दही बनता है। तो वहां का एनवायरमेंट ही ऐसा बन जाता है कि जब अम्ल पित्त होता है तो बहुत सारे लोग कैसे मुंह में बोट डाल के वो उल्टी करने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा निकलने के बाद फिर खाए कि फिर अम्ल पित्त होता है, क्यों? तो वहां का मीडिया ही ऐसा हो जाता है कि इसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन वहां का इंपॉर्टेंट रहता है कि गैस्ट्रिक जूस मूव फ्रॉम द स्टमक टू द लोअर एसोफेजियस जो जाना चाहिए। हम लोग बोलेंगे कि जिनको जिनको सुबह में ऐसा उठ के मुंह में बोट डाल के उल्टा करने की आदत है तो वो आदत छोड़ देनी चाहिए। ज्यादा करके कुछ दवा ऐसा रहता है कि पित्त ये नीचे से ही
पेट के बाहर जाना चाहिए, ऐसा है। एक आध बार ठीक है, ज्यादा हुआ तो आप कर सकते, लेकिन बार बार जो आदत रहती है तो वो गलत रहती है, क्योंकि जो हमारा एसिडिक मीडिया है, ऊपर का जो एसोफेजियल जो है वो मीडिया से वो ये नहीं करता, उसका जो फ्लोरा है वो बहुत नाजुक रहता है। लेकिन जो छोटी आंत बड़ी आंत का फ्लोरा रहता है वो एसिडिक मीडिया को एक्सेप्ट कर सकता है, वो टॉयलेट में से लूज मोशन से वो बाहर निकल सकता है। तो इस तरह से ये एसिडिटी में ज्यादा खर्चे के कॉजेस क्या है? एक्सेसिव फैट, कंज्यूमिंग अल्कोहल, स्मोकिंग, अलग अलग कैफीन्स, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, ओल्ड एज, अनहेल्दी डाइट जब हम लेते हैं और टाइम पे खाना नहीं, किस तरह से खाना, ये खाने के बारे में भी रूल रहते हैं, तो उसकी वजह से ये सब चालू हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बर्निंग सेंसेशन, इसकी वजह से जो जल जल होता है, कभी कभी रात में सोने के बाद ये ऊपर आता है, यानी जो वॉल्स रहते हैं, एक बार अन्न नीचे जाने के बाद ये वॉल्स क्लोज हो जाते हैं, गैस्ट्रोफिजियल वॉल। लेकिन क्या होता है कि बार बार उल्टी करना या बार बार एसिडिटी से वॉल वीक हो जाते हैं, लीक होते हैं, ऊपर आना शुरू हो जाता है, उसे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स इस तरह से बोलते हैं। वहां से लेके पेट में कुछ अल्सरेशन भी होते हैं, और अग्नि मंद हो जाती है, भूख अच्छी तरह से लगता नहीं है, पेट साफ अच्छी तरह से ठीक नहीं होता, और कॉन्स्टिपेशन की पूरे प्रॉब्लम हो जाते हैं, और वही उल्टी आना, फिर बाद में उसी से अच्छा खाना पचन नहीं होता है। तो कैसा रहता है कि पेड़ का मूल जो रहता है वो अगर अच्छा रहता है, तो वहीं पे अगर अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब होता है, तो पूरे पेड़ को लगता है और पेड़ बढ़ना फूलना चालू हो जाता है। लेकिन हमारा एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, तो आंतड़ा, जो हमारा छोटी आंत बड़ी आंत है, पूरे जो आंतड़े है वो हमारे पूरे शरीर के मूल जैसा काम करते हैं, वहीं से भी सब न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब होते हैं। अगर वो बिगड़ जाते हैं तो पूरे बॉडी सिस्टम के ऊपर जो हमारे धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, इनका पोषण अच्छी तरह से नहीं होता, और शरीर धारण अच्छी तरह से नहीं होती। इसकी वजह से अलग अलग कफ तैयार होते हैं, इन्फ्लामेशन इन द चेस्ट तैयार होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स वगैरह, बाकी ये सब सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ज्यादा करके प्रिवेंशन ऑफ एसिडिटी, तो ज्यादा करके ईट हेल्दी, देखिए अच्छी तरह से खान पान हमारा चाहिए, स्लोली टाइम पे खाना चाहिए, अच्छा स्लीप लेना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ना, हैप्पी रहना चाहिए, अवॉइड टी कॉफी, अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल क्विट करना चाहिए, स्मोकिंग, चेंज योर स्लीप पोस्चर्स वगैरह, बाकी ये जो सब है जो अपने फोरम के ऊपर बताया जाता है, यहाँ पे आने के बाद अच्छी तरह से ये हो सकते हैं। देखिए रिस्क फैक्टर ऑफ एसिडिटी, कंडीशंस दैट कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ एसिडिटी, जो ओबेसिटी है, ओबेसिटी से एसिडिटी, एसिडिटी ओबेसिटी, ये विशेष साइकिल अपना शुरू हो जाता है। जैसे डायफ्राम में हिकअप वगैरह बाकी शुरू हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चा पेट में पलता है तो 6 मंथ के बाद जो बढ़ता है तो उसके ऊपर जो प्रेशर आता है, जिसकी वजह से भी उसको एसिडिटी शुरू हो जाती है। स्मोकिंग, ड्राई माउथ, अस्थमा, डायबिटीज, क्योंकि अन्न का पचन व्यवस्थित नहीं होता है, तो पूरे शरीर में ओबेसिटी, ओबेसिटी, डायबिटीज ये सब शुरू हो जाता है विशेष साइकिल। और सबसे बड़े यानी पाइल्स, हेमोरॉइड्स इन मैन, ये शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से एसिडिटी के ऊपर क्या है कि हमें पता रहता है कि अच्छी तरह से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट 40%, 30% प्रोटीन, फैट्स, ओमेगा 3, विटामिन, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये अच्छी तरह से सब, ये लाइफस्टाइल अगर हम ये यूज करते हैं, ये पता था, लेकिन हम इसके ऊपर ज्यादा आचरण नहीं करते, तो इसकी वजह से एसिडिटी होता है। तो ये अगर हम करते हैं बॉडी नीट, तो एसिडिटी धीरे धीरे खत्म होती है। तो जब हम मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं और उसके साथ हम बार बार स्पॉटलाइट करते हैं कि आप अफ्रेश ले रहे हैं, अफ्रेश में अगर हम जो अपना एलो कॉन्सेंट्रेट या हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट या एलो प्लस कैप्सूल जो अपने इससे बनी हुई रहती है कोरफड से, अगर वो अच्छी तरह से लेते हैं, तो क्या होता है कि जो वहां का एनवायरमेंट, जैसे बोलता है ना कि दही का भांडा जो रहता है पॉट, उसमें जो एनवायरमेंट तैयार होता है, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन, क्लींजिंग उससे अच्छी तरह से होती है। और फिर बाद में ये जब हमारा न्यूट्रिशन पेट में जाता है अच्छी तरह से, तो ये कहीं पर भी विदा ही, और जो बोलते हैं ना कि तेज वगैरह बाकी मसालेदार ऐसा नहीं रहता, तो उसकी वजह से ये पूरा बॉडी में उसका पीडी कैल काउंट जो बोलते हैं ना, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी अमीनो एसिड स्कोर जो है 1 है, इंटरनेशनली 1 ही रहता है, कि जो पूरी तरीके से बॉडी में एब्सॉर्ब होता है। तो ये अच्छा एसिडिक मीडिया वहां का क्लियर करता है और पूरे बॉडी को पोषण देता है। जब हम सुबह का चाय नाश्ता रिप्लेस करके ये लेते हैं, अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, तो धीरे धीरे पूरी एसिडिटी गायब होकर पूरा एब्डोमेन भी अपना साफ सुथरा और अच्छा रहने में शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये जो शेक हम वेट लॉस, वेट मेंटेन और वेट गेन में भी जबरदस्त मैनेज करते हैं। वेट लॉस जिसको करना है वो सुबह शाम रिप्लेस करते हैं, वेट मेंटेन करने के लिए मॉर्निंग में 1 टाइम, और वेट गेन करने के लिए डायनोशेक डाल के उसमें 3 टाइम्स डेली आफ्टर मील ले सकते हैं। तो ये मील रिप्लेसमेंट, कैलोरी कंट्रोल, न्यूट्रिएंट डेंस रहने की वजह से पूरे पित्त को भी
वो अच्छी तरीके से डिजोल्व करके इस तरह से लेते हैं, और अफ्रेश जो अपना है वो कैफीन उसमें जो है, तो वो पूरी बॉडी को क्लींजिंग करने में मदद करता है, और उसमें ये हर्बा कॉन्सेंट्रेट और एलो प्लस कैप्सूल उसमें डाल के अच्छी तरह से ये पूरे बॉडी में ये कर सकता है। तो देखिए किस तरह से ये पाइल्स हिमोराइड्स इन मेंस जो आगे चल के होते हैं, कि जिस प्रकार ये जो यहाँ पे जो रक्त वाहिनियां रहते हैं बाकी के रहते हैं, तो वो स्वलन हो जाते हैं, इन्फ्लामेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सटर्नल पाइल्स, बाहर के मूलव्याध, अंदर के मूलव्याध, इस तरह से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसका मूल कहाँ पे है, ये प्रेशर कहाँ से आता है, तो लीवर से और गैस्ट्रिक से, वो वहां से शुरू होता है उसका पैथोलॉजी। यानी जब हम ऑपरेशन करते हैं, देखिए मीरज औरंगाबाद जाते हैं लोग, बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं, 3-3 4-4 बार ऑपरेशन करके भी हमारे पास आते हैं, तो वहां पे खाली ये लोकल वो क्या करते हैं कि इट इज लोकल डिसीज बोल के वो खाली ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर पेड़ का फाटा अगर तोड़ देते हैं हम, तो फिर से वो उग के आता है। तो वैसे रहता है कि ये मूलव्याध का ऑपरेशन करने के बाद फिर से वो शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका जो रूट्स है वो एसिडिटी में है, उसका जो रूट्स है वो फैटी लिवर में है, वहां से उसकी पैथोलॉजी शुरू हो जाती है। जब हम आफ्रेश में उसका एलो कॉन्सेंट्रेट बाकी वो डाल के एक्सरसाइज करते हैं, पेट साफ सफा, पेट साफ तो हर रख दफा, तो उसके बाद वो नहीं होता है। यानी इट इज अ लोकलाइज मैनिफेस्टेशन ऑफ जनरल डिसीज, यानी पूरे बॉडी में जो डिसीज है उसका वो खाली वहां पे खाली वो हिमनक के जैसा दिखता है। तो इस तरह से जब हम थिंकिंग करते हैं तो बाद में वो होता नहीं है। तो इस तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल ह्यूमोराइड्स फॉर्म होते हैं। तो इस तरह से ये प्रेशर आने के बाद ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री तक ये हाइपोट्रोफिक हो जाते हैं, कि अंदर कंजेशन बनता है, फिर एडिमा आ जाता है, स्ट्रेन होने के बाद वो सोलन हो जाते हैं, और धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी जो कारण है वो हमने तो देखे कि हेरिडिटरी भी है, खान पान में ठीक तरह से ये नहीं होता है, और ज्यादा गाड़ी पे प्रवास करना, टाइम पे ये नहीं होना, अगर हमें टॉयलेट आती है, अगर टॉयलेट को अच्छी जाते नहीं है, वैसे रोक के रखते हैं बार बार, तो भी ये ज्यादा करके हो सकते हैं। डाइट रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम है, सेकेंडरी हिमोराइड्स में भी वहां पे कैंसर हो सकता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि पेट में जो न्यूनेट्स है, बच्चा है, उसका प्रेशर भी रक्तवाहिनी के ऊपर नीचे आता है, जिसकी वजह से वहां पे कॉन्स्टिपेशन होता है, और प्रेशर से वहां पे मूलव्याध की शिकायत हो सकती है, इस तरह से पोर्टल हाइपरटेंशन से। और इस तरह से देखिए कि किस तरह से ये 4 डिग्री वो मूलव्याध बोलते हैं, ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में डू नॉट प्रोट्रूड बट मे ब्लीड। क्या होता है कि टॉयलेट जब आता है तो ये घस के यहाँ पे आता है, घस के आने के बाद वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है बाद में। फिर बाद में हीमोराइड प्रोट्रूडिफिकेशन बट रिड्यूस स्पॉन्टेनियसली, ये थोड़ा सा बाहर दिखने में रहता है लेकिन वो अंदर चला जाता है। थर्ड डिग्री में क्या होता है देखिए कि ह्यूमोराइड्स प्रोट्रूड कैन नॉट रिड्यूस स्पॉन्टेनियसली, हाउ कैन बी रिड्यूस मैन्युअली, उसे मैन्युअली हाथ से ढकलना पड़ता है। जब मूलव्याध बाहर आता है तो उसे हाथ से ढकलना पड़ता है उसको, थर्ड डिग्री। और फोर्थ डिग्री में क्या होता है कि प्रोलैप्स होकर रहता है, वो अंदर ढकलने के बाद भी बाहर आ जाता है। तो किस तरह से उसको ऑपरेट करके हम निकालते हैं उस तरह से भी हम देखेंगे। तो ये क्या होता है कि जब पीठ के ऊपर आदमी सोता है लिथोटॉमी पोजीशन में, तो जब ये घड़ा के कांटे जैसा हम देखते हैं, तो ये 3 बजते, 7 बजते और 11 बजते। तो जैसे घड़ी में 3 बजते, 7 बजते, 11, तो वहां पे वो जगह का जो रक्तवाहिनियां है उसका पुरवठा ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से वो वहां पे सेवन ज्यादा रहता है। 3, 7 और 11 यहाँ पे ज्यादा रहता है उस तरह से। अभी ये 4 डिग्री है, ये 3 to 4 डिग्री पाइल्स है। तो इस तरह से तो ये लिथोटॉमिक पोजीशन है, लोकेशन इस तरह से 3 डिग्री, 7 और 11 में ज्यादा करके ये पाइल्स हो जाते हैं। तो उस तरह से तो क्लिनिकल फीचर्स में देखिए कि इंटरनल इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा ब्लीड होता है, तो वहां का खुजाना शुरू हो जाता है, डिस्चार्ज शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा, इस तरह से। ये एक्सटर्नल जब हेमोराइड्स रहता है, पेनफुल पेरिनियल मैस प्रूराइटिस, तो जब ये बाहर आके अटक जाता है, कि जैसे रबर बैंड हमारे अगर बोट को या हाथ को बांधते हैं तो पूरा सर्कुलेशन जो आगे का है वो हैम्पर हो जाता है। तो वैसे कभी कभी ये 4 डिग्री में जब बाहर आता है और उसको रिंग बैठ जाती है उसके ऊपर अपने जगह की, तो कभी कभी क्या होता है कि पेन बहुत होता है, क्योंकि आगे का सर्कुलेशन बंद हो जाता है। तो हमें वहां पे ज़ाइलोकिन जेली लगा के उसको पहले रिड्यूस करना पड़ता है, धीरे से अंदर को सांस लो छोड़ो ऐसे बोलते बोलते धीरे से हम अंदर उसको डाल देते हैं, फिर बाद में वो पेन उनका कम हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन में ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसिस, स्ट्रैंगुलेशन यानी फाइब्रोसिस, ये सब कॉम्प्लिकेशन है। तो देखिए कि जब टॉयलेट करते टाइम हमें वेदना होती है, बहुत दुखता है मुझे, फिर बाद में आधा घंटा 2 घंटा उसको भग भग करते रहता है, पूरा दिन दर्द होता है, तो वो फिशर रहता है। लेकिन जब टॉयलेट होने के बाद ब्लीडिंग होता है टॉयलेट के साथ या बाद में, तो वो फाइल्स होता है, यानी पाइल्स यानी मुझे मूलव्याध,
और फिशर यानी परिकर्तिका, उसमें अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो पेन इस परिकर्तिका यानी चिरल्यासारखे वेदना होतात, और जो ब्लीडिंग होता है वो पाइल्स में ज्यादा करके होता रहता है। तो इस तरह से इसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में अगर देखते हैं तो 1 to 2nd डिग्री में हिमोराइड्स में हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल हिमोराइड्स में अलग अलग इंजेक्शंस वगैरह बाकी देते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, वेट लॉस करने के लिए बोलते हैं, एक्सरसाइज, हाई फाइबर डाइट, अवॉइड फैटी एंड स्पाइसी फूड्स, और स्टूल्स जो रहते हैं वो अच्छी तरह से पास हो जाए, सीड्स बाथ गर्म पानी में बैठने के लिए बोलते हैं हम, पेट साफ होने के लिए अलग अलग दवा देते हैं, स्थानिक लगाने के लिए लिग्नोकेन वगैरह बाकी के जो औषध रहते हैं वो देते हैं, टॉपिकल एंटी इंफ्लेमेटरी जो ड्रग्स रहते हैं वो देने की कोशिश करते हैं, और टॉपिकल एंटी स्पॉज्मेटिक जो रिएजेंट रहते हैं वो अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं इस तरह से। लेकिन अपने फोरम के ऊपर आने के बाद जब हम पेट साफ करने के लिए उसको एक्टिवेटेड फाइबर और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, फिर बाद में ये एलो प्लस, इससे इससे क्या होता है कि वो लिवर से लेके जो पैथोलॉजी है, देखिए कोरफड है, कोरफड क्या करती है कि जो पेट में की जो आमाशय लिवर जो रहता है उसमें से जो एक्सट्रैक्ट करती है वहां का पित्त, या वहां पे जो फैटी लिवर हो चुका है उसका पैथोलॉजी रिकवर करता है, वहां के सेल में न्यूट्रिशन ज्यादा देके वहां के सूजन वो कम करती है और पेट साफ होने में मदद करती है। यस, तो देखिए कि जब हम एलो प्लस यूज करते हैं तो क्लींजिंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का वो करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पाइल्स के ऊपर प्रेशर आता है, कॉन्स्टिपेशन रहते हैं, पित्त की शिकायत रहती है, और प्रेशर की वजह से जो वहां के वेन्स रहते हैं वो जो स्वोलन हुए रहते हैं तो उनके ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है, और पेट साफ होने की वजह से वो धीरे धीरे वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो उससे बॉयल फंक्शन अच्छी तरीके से रहता है, बॉडी पूरी डिटॉक्सिफिकेशन और क्लियर हो जाती है, जिसकी वजह से उससे अम्ल पित्त से लेके पेट साफ होने तक पूरा क्लियर हो जाता है। तो एलोवेरा जो क्या है तो वो जैसे बोलते हैं ना कि रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन, दूसरा जो भी है ब्लड शुगर कम करता है, रिंकल्स या पूरे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट एंटीबैक्टीरियल का भी ये अच्छी तरह से काम करता है। और जो अपना एलो कॉन्सेंट्रेट है जो हम दोनों अपने सुबह के वर्कआउट के टाइम अपने अफ्रेश में लेते हैं तो उसकी वजह से डाइजेस्टिव हेल्थ अपने अच्छी तरह से होती है। रिफ्रेशिंग हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट जो है ओरिजिनल, उससे जो प्रीमियम क्वालिटी का एलोवेरा जूस जैसा रहता है ये, तो स्टमक को सूदन, जो स्टमक यानी एसिडिटी की वजह से जो स्टमक को एक प्रकार का प्रेशर आता है, उसमें एक क्या बोलते हैं उससे तान तनाव जो आ जाता है, उसकी वातावरण जो बिगड़ जाता है वहां का, तो वो कम करके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाता है। इस तरह से ये जो ये है तो वाटर के साथ भी आप ले सकते हैं, उसमें लो कैलोरी है और बॉवेल फंक्शन अच्छा करता है, हेल्प टू जेंटली इलिमिनेट एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। यस, बॉडी में से सब ये कवर करता है। और एक्टिवेटेड फाइबर से भी क्या होता है कि फाइबर ज्यादा रहने की वजह से स्टूल सॉफ्ट होने में मदद हो जाता है, और ये फाइबर पूरे इंटेस्टाइन में ज्यादा एब्सॉर्ब करता है अपना वाटर, और वाटर धारण करके वो पेट साफ करने में मदद करता है। जैसे देखिए इनसोल्यूबल फाइबर क्लींजेस डाइजेस्टिव सिस्टम, जब क्लीन डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ के जो अल्वेओलाई जो रहते हैं, अल्वेओलाई जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट अच्छी तरह से करते हैं वो क्लींस करता है। वो क्लीन होने की वजह से क्या होता है कि वहां पे न्यूट्रिशन अच्छे एब्सॉर्ब हो जाते हैं, वहां का प्रेशर, इन्फ्लामेशन, एनवायरमेंट डाइजेस्टिव सिस्टम में का यानी पेट में का बहुत अच्छा बनता है, जिसकी वजह से वहां का फैट टॉक्सिन सब बाहर निकल जाने में मदद करते हैं। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर भी अच्छी तरह से कम हो जाती है। यानी फाइबर्स एड्स इन डाइजेशन, प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ फुलनेस टू कर्व योर एपेटाइट, यानी भूख भी अच्छी तरीके से लगती है, और बैक्टीरिया का वहां का एक वातावरण अच्छा रहता है, वहां का इन्फ्लामेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पेन वगैरह बाकी फिशर में का भी वो कम होने में मदद मिलती है। देखिए कि रेगुलर बॉवेल मूवमेंट्स अच्छी तरह से होते हैं, इस तरह से इसने बताया है। वहां का अगर एनवायरमेंट बिगड़ जाता है, समझो आदमी को इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम है, एसिडिटी की वजह से पेट में अगर समझो अल्सर्स हुए हैं, तो भी हम ये अपने न्यूट्रिशन के साथ, न्यूट्रिशन में डाल के भी ये अपना हर रोज एक सैचेट सिंपली प्रोबायोटिक ले सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे अल्सरेशन या पेट में आगे चल के बहुत बड़े बड़े कुछ बीमारी हो सकती है, तो वो भी ये वहाँ का एनवायरमेंट अच्छा होने से वो हो नहीं पाते। इस तरह से ये अपना सिंपली प्रोबायोटिक काम करता है। यस, तो जो नेक्स्ट है तो ये अपना न्यूट्रिशन, वही जब हम लेते हैं तो पूरा अच्छी तरह से पेट साफ होता है। देखिए अपने न्यूट्रिशन में जब हम लेते हैं तो इवनिंग के टाइम भी अपना पेट अच्छी तरह से साफ होता है। क्यों? तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि उसमें क्या है,
तो देखिए उसमें एक तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ के वेजिटेबल, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स जो उसमें आते हैं तो इम्यूनिटी हमारी अच्छी बढ़ती है। लेकिन उसके साथ ही इसबगोल बेनिफिट जो हमने डब्बे के ऊपर देखिए कि किस तरह से सीलियम सीड्स उसमें है। तो वो क्या करता है कि हमारा पेट साफ करने में मदद करता है, रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन, ट्रीट्स डायरिया अगर लूज मोशन बाकी ज्यादा होते तो भी, ट्रीट्स एसिडिटी क्योंकि पेट में जो भी पित्त है वहां का एनवायरमेंट है वो बाहर खींच के भेजने में भी हमारे न्यूट्रिशन में आता है। हेल्प वेट लॉस, इंप्रूव डाइजेशन, कीप योर हेल्थ हेल्दी। अपने ये न्यूट्रिशन में अपने डब्बे के ऊपर लास्ट में ये उसमें कंटेंट है जिसे इसबगोल बोलते हैं, जिसकी वजह से पेट साफ होता है। तो अपने न्यूट्रिशन में ये उसके साथ सभी न्यूट्रिशन मिलने की वजह से मैक्रो और माइक्रो तो पूरे बॉडी में एक अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन मिल जाता है और बॉडी एक फिट एंड फाइन बन जाती है। तो ये अलग अलग 6 इसमें वैनिला, चॉकलेट, मैंगो, क्रीम, स्ट्रॉबेरी, कुल्फी अलग अलग इसमें, और अभी रोज खीरा, ये अलग अलग इसमें मिलता है। जब हम ये न्यूट्रिशन लेते हैं तो पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, फॉर्मूला 1 और शेक में जब लेते हैं अच्छी तरीके से तो एक शेक में हमारा 30 ग्राम 29.67 ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर में जाता है। तो नॉर्मली हम 1 से लेके 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी पर बॉडी वेट ले सकते हैं। तो जिनकी शुरुआत एक हमारी अच्छी तरीके से जो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने ये अच्छा इसके ऊपर नोबेल प्राइज विनर जो है डॉक्टर्स है, जो अलग अलग पीएचडी गाइड्स है, तो इन्होंने ये शरीर को क्या अच्छा लगता है, क्या रिक्वायरमेंट है, इस तरह से न्यूट्रिशन बना के इसलिए हमारा पेट अच्छा रहता है। और जो मैक्रो शरीर को ज्यादा लगता है बोल के हम वो शेक में लेते हैं, लेकिन जो शरीर को कम लगता है वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको बोलते हैं हम सिलेनियम, क्रोमियम, आयरन, बाकी ये सब कैल्शियम, पोटेशियम, उसके साथ कुछ विटामिन मिनरल्स भी रहते हैं। तो ये हमारे मल्टीविटामिन में जाते हैं। जब खाना खाने के बाद सुबह शाम एक एक गोली टैबलेट लेते हैं तो जो खान पान से हमें नहीं मिलता और बॉडी को लगने वाला ये सभी चीजें इसमें से जाते हैं, तो हमारा पूरा शरीर ही फिट एंड फाइन रहता है। इस तरह से ये सब कुछ मिलता है। तो इसमें सेल एक्टिवेटर से क्या होता है कि पूरे बॉडी के सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और जो पाइल्स के वहां पे सर्कुलेशन अच्छा बढ़ता है और वहां का जो कंजेशन है वो सेल एक्टिवेटर से कम होता है। खाना खाने से पहले अगर हम लेते हैं ये तो सेल एक्टिवेटर से क्या होता है कि वहां का कंजेशन कम होने में मदद हो जाता है, वहां का सर्कुलेशन अच्छी तरह से सुधर जाता है। और जो हम अलग अलग अफ्रेश लेते हैं, अफ्रेश में अपना एलो कॉन्सेंट्रेट वगैरह ये जो डालते हैं तो जिसकी वजह से पूरा रिलैक्सेशन, रिफ्रेशमेंट के साथ डिटॉक्सिफिकेशन और क्लींजिंग ऑफ द बॉडी होते हैं, जिसकी वजह से हम अम्ल पित्त से लेके फैटी लिवर से लेके पेट साफ होने तक हमें इंपॉर्टेंस मिलता है। और जो हम क्लींजिंग करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग में तो हाइड्रेट भी हम लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मॉर्निंग में वर्कआउट में 1 लीटर पानी हमें जाना चाहिए। 500 ml जो हमारा रहता है वो अफ्रेश में चला जाता है, लेकिन जो 500 ml रहता है वो अफ्रेश और स्किन बूस्टर में हमें जाना चाहिए। ये स्किन बूस्टर हम उसके साथ लेते हैं तो पूरे बॉडी का न्यूट्रिशन अच्छा होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारा अच्छा रहता है, प्रोटीन अच्छी तरह से शरीर में मिलने की वजह से क्या होता है कि पेट का एसिडिटी से लेके और सभी ऑर्गन्स हमारे स्ट्रांग बनते हैं। तो मूलव्याध वगैरह बाकी के भी शिकायत इसमें से नहीं होते। और ये जो हमारे स्किन बूस्टर में ये कोलेजन रहता है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हमारे हेयर, स्किन, नेल, मसल्स, जॉइंट, बोन्स ये सभी में स्ट्रांगनेस आता है। जैसे दूध की साय, दूध अच्छा रहता है तो मलाई अच्छी आती है ऊपर, तो वैसे पूरी बॉडी अगर हमारी फिट एंड फाइन रहती है तभी हमारा स्किन अच्छा बन पाता है। तो ये स्किन बूस्टर से हमारी पूरी बॉडी फिट एंड फाइन बनती है और अच्छा न्यूट्रिशन होता है, जिसकी वजह से ये पूरा इस तरह से कम होता है। तो इंडिकेशन जो रहते हैं इंट्रावेनस अलग अलग इसके ऊपर उपचार रहते हैं, रबर बैंड लाइगेशन, स्क्लेरोथेरेपी, इंफ्रारेड कोएगुलेशन, इस तरह से अलग अलग उपचार मिलते हैं। तो ये देखिए कि किस तरह से हम ये स्क्लेरोथेरेपी करते हैं कि जो 1st डिग्री 2nd डिग्री पाइल्स है उसको हम इंजेक्शन देते हैं। जैसे औरंगाबाद में इंजेक्शन पॉलिडो कैनाल रहता है, सेट्रॉल रहते हैं, ऐसे इंजेक्शन लेने के लिए लोग जाते हैं। और जो 3rd डिग्री 4th डिग्री है उसको हम रबर बैंड लाइगेशन, क्षार सूत्र या बाकी से हम निकाल देते हैं। यस तो ये रबर बैंड लाइगेशन जो इंटरनल्स है तो इस तरह से रबर बैंड करने के बाद सर्कुलेशन आगे का हैम्पर हो जाता है और ये पाइल्स अपने आप गल के शुरू बंद हो जाते हैं। क्रायो सर्जरी यानी क्या होता है कि कोल्ड टेम्परेचर में जब हम वो नेक्रोटाइज पाइल्स को हम लगाते हैं तो -90 डिग्री नाइट्रस ऑक्साइड रहता है, लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री में रहता है। तो वो जब हम पाइल्स को लगाते हैं तो सिकुड़ जाते हैं पूरे, तो उसको क्रायो सर्जरी बोलते हैं। और लेजर थेरेपी में भी अलग अलग तरीके से एडवांस लेजर की वजह से क्या होता है कि पाइल्स में का कंजेशन हम कम कर देते हैं और इस तरह से कुछ डॉपलर गाइड से वहां का जो 3 o'clock
7 o'clock 11 o'clock का जो पाइल्स रहते हैं तो उसके ऊपर जाके वहां पे उसको टाका लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आगे जो सर्कुलेशन आ रहा है खून वो बंद हो जाता है और अपने आप वो पाइल्स रिड्यूस हो जाता है। तो उसको डी एच एस सील बोलते हैं। अलग अलग इस तरीके से टेक्निक यूज करके ये ऑपरेशन किए जाते हैं इस तरह से। कोई प्रोसीजर्स रहते हैं, अलग अलग नमूने का ऑपरेशन किस तरह से किया जाता है और किस तरह से ये बड़े बड़े गन से भी एंडो स्टैपलिंग बोलते हैं, स्टैपलिंग बहुत बड़ा ये है ऑपरेशन, तो उसमें ये किया जाता है जिसकी वजह से। तो ये एनल फिशर, तो किस तरह से हम भी ये ऑपरेट करते हैं, तो एक छोटा सा मैं यहाँ पे दिखाने की आपको कोशिश करूंगा कि देखिए कि किस तरह से हमने एक ऑपरेट किया था। तो टेलीग्राम के ऊपर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा अलग अलग हम कैसे करते हैं खुद के ऑपरेशंस जो पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो ये सेंटिनल टैग में रिमूव कर रहा था। परसों ये मेरे दोस्त के पिताजी थे, उनको हृदय का प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने अंडर लोकल ही किया था। खाली एक छोटा सा बूंद देके वहां पे अंडर लोकल ये हमने वहां का ऑपरेशन किया। और फिर बाद में ये लैटरल स्प्रिंजेक्टोमी मैं कर रहा हूँ क्योंकि उनको फिशर था। फिशर से यहाँ पे सेंटिनल टैग यानी पाइल्स आया था, वो पाइल्स मैंने तो मशीन से निकाल दिया है। फिर बाद में ये किस तरह से मैं वहां पे ये ऑपरेट कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से वहां का लैटरल स्फिंक्टरटॉमी जो स्पाज्म में गया था वो पूरा तो वहां पे रिलीज हो जाता है जिसकी वजह से। तो उनको हृदय का प्रॉब्लम था, तो 71 ईयर्स उनका ओल्ड एज था, कोई ऑपरेट भूल देने के लिए नहीं आ सकता था, इसलिए मैंने उसको अंडर लोकली करके दिया। दोस्त का पिताजी थे उसकी वजह से फ्री में हमने करके दिए हैं। और किस तरह से हम इंजेक्शन वहां पे देते हैं, देखिए अगला ये देखिए इंजेक्शन किस तरह से हम देते हैं। तो ये स्क्लेरोथेरेपी रहता है, ये सेकंड डिग्री फर्स्ट डिग्री पाइल्स में हम उसको वहां पे देते हैं तो वो फूक जाता है, देखिए किस तरह से वो स्वलन हो जाता है, फिर बाद में वो अपने आप रिड्यूस हो जाता है। यस, दोनों तरफ थे, ये फर्स्ट डिग्री था पहले। इस तरह से ये हमने उनको एक्सरसाइज ये कर दिया है। तो ये देखिए कि इस तरह से उनको ये अभी कुछ डॉक्टर हैं तो उनको बताना पड़ेगा। उनका ईसीजी मैंने निकाला था तो ये पूरा इस तरह से टी वेव इन्वर्जन थे, तो एंटीरियर में वो पूरा और लीड थर्ड सेकंड और बाकी इसमें पूरे चेंजेस थे उसकी वजह से। और 71 उनका एज था जिसकी वजह से उनको कोई भूल तज्ञ भूल नहीं दे सकता था, उसकी वजह से हमने अंडर लोकली उसको किया है। तो भूल जब देते हैं तो कैसे हम ऑपरेट करते हैं और वेसल सीलर से कैसे हम पाइल मास निकालते हैं, देखिए ये वेसल सीलर है, वेसल सीलर से हमने ये पाइल मास पकड़ा है, ये थर्ड डिग्री पाइल्स था, 3 to 4 डिग्री। यस, किस तरह से वेसल सील से हमें पाइल मास निकाल रहे हैं, देखिए वेसल सीलर से ये पाइल मास निकाल रहे हैं। ये खुद हम ऐसे ऑपरेट करते हैं, जिसको बिना टाका ऑपरेशन जो बोलते हैं, तो उसका टाका लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। यहाँ पे वेजल रहता है वो सील हो जाता है जिसकी वजह से उसको टाके लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। ये मैंने खुद ऑपरेट किया है। किस तरह से ये निकाला है, बहुत सारा मैं दिखाऊंगा नहीं, ये किस तरह से हम रिमूव करते हैं एक फाइल्स दिखाएंगे। पहले तो इंजेक्शन कैसे दिया था मैंने दिखाया था, अभी देखिए बिना टाका ये कैसे हम निकालते हैं। जब तक मैं गरम गरम आफ्रेश मेरा खत्म करता हूँ।
यस यस नेट हैंग हो गया है 2 मिनट खाली यस यहाँ पे स्क्रीन एकदम हैंग हो चुकी है तो 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए नेट का प्रॉब्लम रहने की वजह से मैं वापस नहीं आ पा रहा हूँ 1 मिनट खाली यस स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूं मैं यस इसको छोटा किया है देखिए अभी अगला हम माइक्रोसॉफ्ट नेक्स्ट स्क्रीन शेयर करूंगा मैं यस तो लास्ट के कुछ स्लाइड बचे हैं अब हम फिशर और फिशुला के ऊपर बात करने वाले हैं बड़े करता हूं स्क्रीन बड़ी हो रही नहीं है हैंग हुआ है फिर से तो मैं छोटे स्क्रीन के ऊपर आपको बताने की कोशिश करता हूँ लेकिन अब ये वापस आना चाहिए तो इस तरह से एसिडिटी से लेके हमें किस तरह से पैथोलॉजी आगे बढ़ती है फिर हमारे जो पाचन संस्था का पहला द्वार लीवर है उसके ऊपर कैसे अफेक्ट होता है फिर वहां पे जो हमारा बड़ी आंत छोटी आंत स्टमक उसका एनवायरमेंट कैसे बिगड़ जाता है जिसकी वजह से वहां पे हमें क्लींजिंग कैसे करना पड़ता है फिर बाद में अपने आप वहां पे के प्रेशर्स कैसे क्लोज करने पड़ते हैं ये सब हम जब देखते हैं तो उसमें से हमें ये पूरा समझ में आता है सिस्टम हैंग हुई है बीच में डालने की वजह से यस यस तो चलिए मैं आपको शेयर करने की कोशिश करता हूं तो अगला जो है फिशर देखिए कि कैसे फिशर में खाली जख्म वहां पे हो जाती है ये एनल कैनाल में ये जख्म हो जाती है उसको फिशर बोलते हैं कि जो फिशर है तो वो इस तरह से जख्म की वजह से हमें वेदना ज्यादा होती है क्योंकि वहां के पार्ट को नर्वस सिस्टम है वो ज्यादा करके नर्व्स जो ये डेंटेड लाइन है उसके नीचे नर्व ज्यादा रहते हैं तो नर्व एंडिंग ओपन रहने की वजह से वहां पे थोड़ा भी अगर टच होता है तो वो बहुत ज्यादा पेन करता है तो उसी प्रकार ये फिशर में हमें ये हो जाता है फिशर होने के कारण अलग अलग बताए हैं ट्रॉमा है पोस्टीरियर एनल फिशर एंट्री एनल फिशर जैसे घड़ी की कांटा देखते हैं हम तो 12 जहां बजते हैं वो एंटीरियर को 6 जहां नीचे बजते हैं वहां पे पोस्टीरियर तो ये पोस्टीरियर एंटीरियर ज्यादा करके जो पोस्टीरियर एनल फिशर रहता है 6 जहां पे बजते हैं वहां पे जो लॉन्गिट्यूडिनल एक प्रकार का व्रण तैयार होता है अल्सर तो वो ज्यादा करके मेल में रहते हैं और फीमेल में ज्यादा करके एंटीरियर को ज्यादा रहता है तो ये वहां पे इटियोलॉजी जैसे ड्यू टू लोकल ट्रॉमा जो लोकल वहां पे 90% ऑफ ऑल फिशर जो रहते हैं वो पोस्टीरियर को रहते हैं 6 o'clock जहां पे रहता है लिटाटॉम पोजीशन में यानी पेट के ऊपर सो के इस तरह से और ये ट्रॉमा लो फाइबर डाइट हम जब लेते हैं कॉन्स्टिपेशन ज्यादा डायरिया एनल सेक्स वजाइनल डिलीवरीज इसमें ये ज्यादा करके होते रहते हैं तो ये सेकेंडरी इसमें अगर होता है तो इस तरह से क्लिनिकल फीचर में कॉन्स्टिपेशन रहता है सीवियर एनल पेन रहता है वहां पे स्किन टैग आ जाता है पैसेज ऑफ फ्रेश ब्लड ये अलग अलग तरीके से हाइपरट्रॉपिड एनल पेपिलाज वगैरह बाकी तैयार हो जाते हैं तो
इसमें ये बताने की मैं कोशिश करूंगा कि एक्यूट फिशर में जब जख्म रहती है तो वहां पे पेन ज्यादा रहता है, लेकिन जब वो क्रोनिक होता चला जाता है तो वहां पे गार्डिंग तैयार हो जाती है। गार्डिंग यानी क्या होता है कि वो जो जख्म है उसको ढकने के लिए शरीर ही खुद का एक प्रकार का टैग तैयार कर देता है, वो बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसे सेंटिनल टैग बोलते हैं, उसे सेंटिनल पाइल्स बोलते हैं। एक्चुअली वो पाइल्स नहीं रहता। फिशर जब धीरे धीरे क्रोनिक हो जाता है, ज्यादा उसका टाइम हो जाता है, तो धीरे धीरे शरीर ही वहां पे एक टैग तैयार कर देता है कि जो हाथ को लगता है, लेकिन वो पाइल्स नहीं रहता। वो कोर्डिक फिशर को ढकने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो शरीर खुद तैयार कर देता है, तो जिसकी वजह से वो हो जाता है। तो देखिए फिर से सेंट्रल टैग बोलते हैं उसे, जो सेंट्रल टैग रहते हैं वो सेंट्रल टैग है फिशर। फिशर के बाजू में ही 6 o'clock को वो रहता है, जिसके वजह से वो हम वो उसको निकाल देते हैं। तो फिशर में खाली बहुत इजी रहता है, खाली डायलिटेशन, यानी जो मसल स्पाजम हुए वहां के स्पिंक्टर स्पाजम बोलते हैं, एंटीरियर लैटरल तो पोस्टीरियर, तो रिलैक्स हो जाते हैं। फिर वहां पे हम इंजेक्शन देते हैं, जो अगर फर्स्ट डिग्री सेकेंडरी पाइल्स रहता है तो, और सेंट्रल टैग मशीन से हम निकाल देते हैं। वो एक 5 मिनट का ही प्रोसीजर रहता है। तो इस तरह से ये सेंटिनल टैग है। देखिए ये क्रोनिक फिशर है, और ये क्रोनिक फिशर में किस तरह से सेंटिनल टैग तैयार होता है। और जैसे मैंने यहाँ पे स्पिंक्टेक्टोमी की थी एंटीरियर को, तो वहां पे ये लैटरल के भी स्पिंक्टेक्टोमी करते हैं। किस तरह से छोटा कट करते हैं, वहां से स्पिंक्टर थोड़ा सा लेते हैं 3 मिलीमीटर या 6 मिलीमीटर, जो क्रोनिक बार बार फिशर होता है उनको, तो कट कर देते हैं, तो उससे रिलैक्सेशन मिलता है। ज्यादा कट हुआ तो क्या होता है कि टॉयलेट को पकड़ने आती है, बाकी की ये सब चीजें शुरू हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अनुभव से हम ये कट कर देते हैं। तो इस तरह से ये, और फिशर में ज्यादा करके हम अच्छा न्यूट्रिशन, डिटॉक्सिफिकेशन, एलोवेरा, ये सब लेते हैं, एक्टिवेटेड फाइबर वगैरह बाकी तो लेंगे ही, लेकिन उसके साथ वहां का सर्कुलेशन अच्छी तरह से बढ़ जाए, वहां का जख्म अच्छी तरह से जल्दी से हील हो जाए, उसकी वजह से हमें नाइट वर्क वहां पे हम ले सकते हैं, जिसमें विटामिन सी, ई, फोलिक एसिड की वजह से वहां पे अच्छा न्यूट्रिशन मिलके सर्कुलेशन भी वहां का बढ़ता है, और अच्छा बॉडी सिस्टम में एक सर्कुलेशन बढ़ के वहां का, देखिए किस तरह से वहां पार्ट में सर्कुलेशन बढ़ता है बिफोर आफ्टर, जिसकी वजह से पूरा वहां पे हीलिंग होने में मदद हो जाती है। अगर ब्लीडिंग होता रहता है तो हम कैल्शियम टैबलेट भी बढ़ा सकते हैं, जिसमें जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन अच्छी तरह से होके विटामिन डी इंप्रूव कैल्शियम अब्सॉर्प्शन, जिसकी वजह से भी ये अच्छी तरह से ताकत मिलता है। और दूसरा जो सीड्स बात हम लेते हैं, तो आपने इसमें त्रिफला एक नया आया है, वो त्रिफला के टैबलेट भी हम लेते हैं। त्रिफला बोले तो 3 फल एकत्र, जैसे आवड़ा, खीरड़ा, बेहड़ा, ये 3 चीज है। आंवला से तो एक विटामिन सी उससे मिलता है पूरे बॉडी में अच्छी तरीके से, जहाँ पे जख्म है वहां पे वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, रिजुवनेशन का काम करता है। खीरड़ा और बेहड़ा जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है और पेट भी अच्छे तरीके से साफ होता है। तो त्रिफला एक रसायन है जो आंखों से लेके पूरे शरीर में एक प्रकार का, कुछ समझ में भी नहीं आया, और सुबह शाम अगर हम लेते हैं तो उससे भी ये होता है। हम क्या बोलते हैं कि जब वाइल्ड फिशर रहता है तो गर्म पानी में बैठिए, नहाने से पहले एक छोटा पात्र लीजिए, उतना जगह अपनी जितनी बुढ़ती है वहां पे सीड्स बात लीजिए, कड़क पानी में बाजू में ले सकते हैं, धीरे धीरे डाल के उसमें बैठ सकते हैं। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट उसमें डालते हैं या डेटॉल डालते हैं, तो उसमें हम ये गर्म पानी करते टाइम 2-2 टैबलेट त्रिफला के डालते हैं, तो उसका काढ़ा बनता है, तो वो काढ़ा पी भी सकते हैं। और फिर बाद में वो गर्म पानी में बैठने के लिए भी हम ले सकते हैं। तो लोकल गर्म पानी में अगर बैठते हैं तो लोकल वहां पे अच्छी तरीके से गर्म, इससे सर्कुलेशन बढ़ता है, खून पुरोटा ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ता है। तो टॉयलेट से आने के बाद जब बैठेंगे गर्म पानी में, तो रक्त पुरोटा बढ़ने से वहां का पेन जो रहता है, दर्द, वो अपने आप कम हो जाता है, दर्द। और इस तरह से प्रूरिटस एनी भी रहता है वहां पे खुजाना, वो वहां पे अनहाइजेनिक, डायबिटीज, अलग अलग एलर्जेंस, या पेट में जैसे बोलते हैं ना वर्म्स वगैरह होते हैं, तो भी ये हो जाता है। फिर एनोरेक्टल एब्सेस बोल के कुछ रहते हैं, कि जिसमें क्या रहता है कि इस्चोरेक्टल एब्सेस रहता है, कि जो बाजू में इंफेक्शन हो जाता है अंदर से बाहर, यहाँ से उसका जो रहता है, ज्यादा मछली खाना, कांटा चुभना। बाकी एक मेरे पास तो आया था कि बहुत दर्द हो रहा है सर, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, तो मैंने क्या किया, पीआर करके देखा, तो मुझे हाथ को अंदर कुछ तो लगा। तो मैं बोला कि क्या हुआ, तो रात में उसने पार्टी करा था, बहुत सारी दारू पी ली थी, और उसमें उसने मच्छी खाते खाते बड़ा कांटा मच्छी का निकल गया था, वो टॉयलेट्स में गिरते गिरते वो टॉयलेट की जगह अंदर से अटक चुका था। तो फिर लोकल में उसको देख के मैंने हाथ से भी उसको उल्टा करके उसका कांटा मैंने निकाला था। तो क्या होता है कि इशूरेक्ट लैप्सिस में जब हम ड्रेन करते हैं तो इसमें पस रहता है, तो इतना दर्द होता है कि आदमी जगह पे बैठ नहीं सकता, वो आता है खड़ा रह के बोलता है सर मुझे कुछ भी करो, क्या भी करो, तो उसको हम वैसे ही लिटाते हैं, आईवी लगा के डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर में लेके
कहीं पर भी अगर पस होता है तो एक रूल रहता है, पस शरीर में है तो सूरज ढलने से पहले अगर हमें पता चला तो उसका ऑपरेशन सूरज डूबने से पहले करना है, वो पस शरीर से निकाल देना है। और सूरज डूबने के बाद अगर कोई आता है तो सूरज उगने से पहले उसको हम शरीर से उसका पस निकालना चाहिए। इस तरह से उसको करने के बाद फिर बाद में वो रिलैक्स हो जाता है। लेकिन बाद में आगे चल के उसको फिशुला तैयार हो सकता है, क्योंकि वहां से जो ड्रेन होता है फोड़ देते हैं हम, तो ये अंदर वहां पे जहाँ से वो इन्फेक्शन बैठाता है वहां पे एक ट्रैक तैयार होता है। तो जैसे वारुड़ रहता है, वारुड़ वारुड़ में एक प्रकार का होल्स रहते हैं अलग अलग, तो वैसे ये अलग नमूने का ये फिशुला तैयार होता है जो पुरलन डिस्चार्ज वहां से आता है। यानी टॉयलेट की जगह छोड़ के आजू बाजू में 3 सेंटीमीटर के बीच में आगे कहीं पर भी बेंड आता है और वहां से इन्फेक्शन चालू हो जाता है, पानी पाजरना शुरू हो जाता है, तो उसको फिशुला बोलते हैं। फिशुला इन एरो यानी भगंदर उसे बोलते हैं। तो ये भगंदर अलग है, पाइल्स अलग है, फिशर अलग है, अलग अलग बीमारी अलग है। तो इस तरह से टाइप ऑफ एनल फिशर अलग अलग रहते हैं, एक तो नजदीक रहते हैं, बाहर रहते हैं, बाहर से अंदर रहते हैं, यानी इंटरस्पिंटिक, ये अलग अलग रहते हैं। तो इस तरह से ये कैसे हम करते हैं कि उसका डायरेक्ट कांटेक्ट है या नहीं। तो गुडसॉल्स लॉ जो रहता है कि 3 सेंटीमीटर के दायरे में अगर कोई ओपनिंग रहता है टॉयलेट के बाजू में तो स्ट्रेट वहां पे ऊपर होता है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, प्रोब डालते हैं और वो हमारे कॉटरी से या उससे हम निकाल देते हैं। या बहुत लंबा रहता है, हॉर्सशू टाइप रहता है 3 सेंटीमीटर से बाहर, तो उसका अलग अलग जगह उसके ये रहते हैं। तो ये सबसे अवगढ़ काम रहता है कि इससे फिर से रिपीट होने की चांसेस ज्यादा रहते कहीं पे ट्रैक रहा तो। फिर इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ तक निकाल देते हैं। लास्ट केस में वो पूरा अगर स्पिंटर अंदर तक रहता है तो स्पिंटर कट होता है तो टॉयलेट को प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए हम क्षार सूत्र डालते हैं। क्षार सूत्र से क्या होता है, कटिंग और हीलिंग होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग फिशरेक्टोमी छोटा रहा तो करते हैं, बाकी के अलग अलग क्षार सूत्र भी हम करते हैं नजदीक में इस तरह से। तो अलग अलग किस तरह से ऑपरेट करते हैं आपने देखा है। तो एक क्षार सूत्र रहता है कि जो मेडिकेटेड थ्रेड रहता है जिसके ऊपर रूटी का जो काटेरी जो वनस्पति रहती है, न्यूडुम जैसा रहता है ना, तो वैसे भी सप्तधारी एक काटेरी वनस्पति जो रहती है सीधा आने वाली, तो उसका जो चीक रहता है दूध का वो, और जो अपामार्ग आघाड़ा बोलते हैं ना उससे क्षार निकलता है। तो वो चीक और वो क्षार से और हल्दी से मिला के एक क्षार सूत्र तैयार क्या रहता है, ये मेडिकेटेड थ्रेड है। जिसके बाद जब हम 10 दिन को ये बदलते हैं तो एक बार बदलने के बाद और वो 1 सेंटीमीटर कटिंग और हीलिंग होते रहता है, अपने आप कट होते चला जाता है और पीछे से हील होना शुरू हो जाता है। अगर हम आइस क्यूब लेते हैं एक आधा, यानी छोटा बर्फ का टुकड़ा, तो उसके ऊपर अगर हम धागा रखते हैं और नीचे दबाना शुरू हो जाता है तो क्या होता है कि धागा धीरे धीरे नीचे जाता है, ऊपर से फिर बर्फ आना शुरू हो जाता है, धागा निकल जाता है, बर्फ का आइस वैसे ही रहता है। तो उस तरह से ये क्षार सूत्र कटिंग और हीलिंग, पीछे से हीलिंग शुरू होता है, आगे वो कटिंग करते चला जाता है। उस तरह से जो अंदर से टॉयलेट की जगह के अंदर से उसका जो ओपनिंग रहता है और बाहर से नजदीक लाके उसको बांध देते हैं तो धीरे धीरे वो कटिंग हीलिंग शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से स्पिंटर कट होते नहीं और जो कॉम्प्लिकेशन आगे के वो होते नहीं। तो क्षार सूत्र फिस्टुला में ज्यादा करते हैं, अलग अलग ये भी एनल वॉर्ट है अलग अलग। फिर बाद में ये इन्फेक्शन अलग अलग होते रहते हैं वायरल, जो अलग अलग ये इन्फेक्शन जो एनस्टेनोसिस जो रहते हैं, जो अलग अलग बीमारी वहां पे रहती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर भी रहते हैं वहां पे। तो ये सभी जो टॉयलेट की जगह है तो उससे अपना न्यूट्रिशन अच्छा एलोवेरा कॉन्सेंट्रेट और एलो प्लस अपना अफ्रेश और एक्टिवेटेड फाइबर्स, ये सभी चीजों से पेट का अच्छा रहता है। जो इसमें इसबगोल रहता है, फिर से मैं वो बोलूंगा, वो कॉन्स्टिपेशन रिलीव करता है जो हमारे न्यूट्रिशन में है अच्छी तरीके से, इसलिए वेट मैनेजमेंट अच्छी तरह से होता है। एलो प्लस, एक्टिवेटेड फाइबर, त्रिफला, ये सभी चीजें। और इस तरह से अपने फोरम पे आने के बाद अलग अलग हमें 5 एरियाज मिलते हैं, हेल्थ मिलते हैं, पीस ऑफ माइंड, मनी, रिलेशन, रेकग्नाइजेशन, सभी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने मेरा ये ध्यान से सुना है। और थैंक यू मार्क्यू जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी हम सब लोगों को दिया है। तो चलिए जैसे बोलते हैं ना हम कि एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत। यस, थैंक यू वेरी मच, ये मेरे साइड से था। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छा सेशन लिया है। सबके सारे क्वेश्चन के आंसर उनको वैसे ही मिल ही गए होंगे। कंप्लीटली आपने पूरा डिटेल में सब कुछ शेयर किया है। यस, थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो हैंड रेज करना है प्लीज, या फिर फीडबैक देना है तो। यस,
यस, रमा मैम से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल। यस, बहुत ही अच्छा सेशन रहा, आनंद सर ने लिया। लेकिन एक बात पूछना चाहती हूँ सर कि किसी किसी को फिस्टुला अगर होता है, अगर आप ऑपरेट करते हो तो क्या रिकरेंसेस के चांसेस उसमें होते हैं? और दूसरी चीज ये है कि अगर रिकरेंस हमें नहीं होने देना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिस्टुला जिसे हम, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, भगेंद्र बोलते हैं। और अगर हमें पाइल और फिशर इसको भी प्रिवेंट करना है, क्योंकि अभी छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं या प्यूबर्टी एज की जो लड़कियां रहती है उनमें भी मैंने फिशर का प्रॉब्लम देखा, या 9 ईयर 5 ईयर के बच्चों में भी देखा है। तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? क्योंकि अगर बहुत छोटा बच्चा रहा तो इतने 4 और 5 साल के बच्चे को हम पानी में बिठा तो सकते हैं, लेकिन उसको कुछ चीजें समझ में नहीं आती, या खान पान हम उसका सुधार नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हम हमारा न्यूट्रिशन कैसे एडवाइस कर सकते हैं सर, वो बताइएगा। और सबको 1 मिनट लेती हूँ मैं कि आज शाम में 7 PM को अपने डॉक्टर सुधीर सर वेट लॉस मैराथन वालों के लिए फैट का सेशन लेने जा रहे हैं, तो बिल्कुल किसी ने भी वो मिस नहीं करना। यस सर, ये जो क्वेश्चन है मेरे, तो प्लीज आप आंसर करिएगा, क्योंकि पाइल्स के पेशेंट अभी घर घर में हो गए हैं। और जिसको पाइल्स होता है ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर रक्तक्षय का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसको और फिस्टुला को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हमारा न्यूट्रिशन कैसे हेल्प कर सकता है? यस सर। यस, मैंने तो बताया है कि पाइल्स, ये जो हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो हमारा फास्ट फूड का जमाना है, और जो हम कुछ खाते पीते हैं, रासायनिक खतों का यूज ज्यादा करते हैं, और फिर बाद में जब हम 4 पैर से लेके खड़े होके जो हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो हॉरिजॉन्टल था, वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति को आप वर्टिकल होने की वजह से जो उसका प्रेशर हमारे गुरुद्वार के ऊपर आता है, अगर वो पेट में गच्च रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, एसिडिटी रहता है, तो 100% हर एक आदमी को उसे जिंदगी में एक बार तो फिशर या पाइल से थोड़ा बहुत तो उसको सफर हो सकता है। जैसे मुंह में छाले आते हैं तो वहां पर भी थोड़ा सा जख्म हुआ तो भी फिशर हो सकता है। तो उसको मैं बोला था कि अगर अपना 20% एक्सरसाइज और अच्छा अपना जो खान पान न्यूट्रिशन पोषक तत्व तो अगर अच्छी तरह से जाते हैं, अपने न्यूट्रिशन में ये सब गोल है जिसकी वजह से पेट सफा तो हर रोग दफा, यानी पेट भी साफ होता है, बॉडी को न्यूट्रिशन भी अच्छा लगता है। और एक्सरसाइज करते करते जब हम अपना फ्रेश और उसमें एलो प्लस या एलो टैबलेट या हम एलो कॉन्सेंट्रेट डाल के लेते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन, क्लींजिंग, ये सभी चीजें होते हैं, तो मेरे ख्याल से पेट के और बाकी के प्रॉब्लम प्रिवेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से। और ये एक एक्टिव लाइफस्टाइल अगर रहती है तो कोई भी बीमारी नहीं होती। और बच्चों में थोड़ा सा एलो प्लस और अपना न्यूट्रिशन अगर अच्छी तरह से देते हैं तो उनके जो फिशर्स वगैरह रहते हैं वो भी निकल के जाते हैं और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह से होता है। कैसा है, पाइल फिशर में वेदना ज्यादा रहते हैं, इसलिए क्या करते हैं लोग, खाना नहीं खाते ज्यादा, बच्चे भी खाना नहीं खाते, क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे टॉयलेट जाना पड़ता है और टॉयलेट गए कि वेदना मुझे होती है, जख्म ज्यादा दर्द होता है, इसलिए वो टॉयलेट भी जाते नहीं है। तो ये विशेष साइकिल शुरू हो जाता है, खाना नहीं खाते, इसकी वजह से न्यूट्रिशन बॉडी का होता नहीं है, वहां का अल्सर हील नहीं होता, और हील नहीं होने की वजह से रुक्षता ज्यादा आती है और फिर वो अल्सर बढ़ता। यानी विशेष साइकिल से बाहर आने के लिए अपना चाय नाश्ता अच्छी तरह से लेना, और उस जगह कम से कम घी जो रहता है अपना वो लगाना अंदर बाहर से। और ऊपर के ओठ को जब चीरा गिरते हैं या जख्म होते हैं तो हम घी लगाते हैं, तो वैसे भी वो नीचे के ओठ जैसा ही है। तो वहां पे अगर घी अंदर बाहर से लगाते हैं, रात को एक डब्बी बना के रखते हैं, तो ये फिशर या पाइल्स या बाकी ऐसे प्रॉब्लम से दूर हम रहते हैं। यस, आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए? यस यस यस, थैंक यू सर। संकेत सर का हैंड रेज है, उनसे बात करते हैं। हॅलो एव्हरीवन, गुड मॉर्निंग। आजचं वर्कआउट तर खूप छान झालं आणि त्याबरोबरच आजचं सेशन सुद्धा आनंद सरांनी खूप छान पद्धतीने डिलिव्हर केलं। आणि ज्या गोष्टी आपल्याला माहिती नव्हत्या त्या छोट्या छोट्या गोष्टी सुद्धा आपल्याला की या गोष्टीचं महत्त्व त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे। तर याच पद्धतीनं मला एक सुरुवातीला त्यांनी जसं ऍसिडिटीचं उदाहरण सांगितलं की त्या रोज सकाळी ज्यांना बोट घालून उलटी काढायला लागते, काही खाल्लं की उलटी काढायला लागते, असा त्रास माझ्या मामांना होता। आणि त्यांना ज्या वेळेसपासून मी आपल्या फोरमशी जोडलं त्यानंतर त्यांचं ते उलटी काढणं म्हणजे पित्त बाहेर काढणं हा प्रकार त्यांचा जवळपास 1 महिना झालं त्या बंद झालेला आहे। त्यामुळे त्यांना सुद्धा ते एक चांगल्या पद्धतीचं समाधान याच्यातनं मिळतं आहे आणि ते सुद्धा आता त्यांचं
जे काही उत्साह आहे जीवनातला तो सुद्धा त्यांचा आता वाढलेला आहे. आणि दुसरं, आता आपल्या फोरमशी आज मी माझे मित्र ऍडव्होकेट प्रदीप देशमुख त्यांना लिंक आपली आजच्या सेशनची पाठवली. त्यांचा, कारण हाच फाईल्स हा विषय त्यांच्या अडचणीचा आता फेस करतायत ते. तर आता ते फोरम वरती आहे. जर शक्य असेल तर त्यांनी जर सरांसोबत जर संभाषण केलं की आपल्याला सेशन बद्दल तर फीडबॅक तर द्यावाच जरूर, पण आपल्याला काय अडचण होती आणि आपल्याला त्याच्याबद्दल काही थोडीफार माहिती जर मिळाली असेल तर किमान प्रदीपजींनी बोलावं असं मला वाटतं. म्हणजे ऍडव्होकेट प्रदीप देशमुख. येस, ऍडव्होकेट प्रदीप देशमुख जर असतील तर त्यांनी हँड रेज करायचा आहे. आपण त्यांच्याशी नक्की बोलूया, कारण आज डॉक्टर आनंद सरांनी आपल्याला अक्षरशः ओटी मध्ये जाऊन फेरफटका मारून आणलेला आहे. ओटीचे प्रोसिजर त्यांनी आपल्या बरोबर शेअर केलेत आणि नुसतेच त्रास सांगितलेले नाहीये, तो वो प्रॉब्लम से बचना कैसे है इसके बारे में भी बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन हम सभी को मिली है. तो बिल्कुल दोस्तों, मन में कोई डाउट मत रखना. दिस इज अ फैमिली कॉल. आप बिल्कुल सवाल पूछ सकते हो और अपने समाधान का निरसन पा सकते हो. प्रदीप जी, आवाज येत असेल तर आपला व्हिडिओ ऑन करा आणि माइक ऑन करा. यस, काही विचारायचं तर विचारू शकतात, काही प्रॉब्लम नहीं है. वैसे तो बोलते हैं कि अच्छे डॉक्टर दोस्त और अच्छा वकील दोस्त सबको रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर से पंगा 2 गज जमीन के अंदर और वकील से पंगा 2 गज जमीन के ऊपर, ऐसी कंडीशन लोगों की रहती है. और वैसे तो अगर दूसरा बोलेंगे हम तो यस, ऐसा बोलेंगे हम कि एक डॉक्टर जो है वो जो अपना ये बोलते हैं ना, यम का बड़ा भाई है और यम का छोटा भाई वकील है, ऐसे ही बोलते हैं. यस, वो क्यों मैं बाद में बताऊंगा. यस, और हम लोगों को तो नीम हकीम खतरे जान बोलते हैं सर. चलो, आज नया कुछ तो समझ में आया. यस, प्रदीप सर बोलिए. आई एम नॉट एबल टू स्पीक. यस, आपका आवाज आ रहा है सर, आपका आवाज आ रहा है. ऑडिबल सर. या थोड़ा मुझे अभी तो मुझे थोड़ी दिक्कत है, तो मैं ट्रीटमेंट तो ले रहा हूँ. हॅलो. हा सर बोलिए. पण आता घेत आहे मी सध्या थोडीशी, परंतु आणखी काही त्रास कमी झालेला नाहीये. ब्लिडिंग फक्त बंद झालेलं आहे. देखिए की आता आपण पाहिल्याप्रमाणे बघताय की हा क्रोनिक त्रास असतो तो लगेच कव्हर होणार नाही. त्याला तुमची लाईफस्टाईल सुधारावी लागेल. आणि आपल्या जे फोरमवर मॉर्निंगला वर्कआउट करताना आपण जे काही फ्रेश किंवा त्याच्यावर आलो प्लस वगैरे घेतो ते, आणि सकाळचा नाश्ता आपला जो आहे, आपला जो सांगितलेला सध्याचा न्यूट्रिशन तो घ्यायचा, की त्याच्यामुळे पूर्ण डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आपली चांगली होईल आणि कायमस्वरूपी आपण बरे होऊ शकाल, अशा प्रकारचं आहे. त्यामुळे बिंदास तुम्ही हे करा. कारण ॲलोपॅथी मेडिसिन आता आम्ही देतो. हमें एक्चुअली आयुर्वेद, योग, एलोपैथी, ऑपरेटिव भी मैंने कैसे करता हूँ मैंने दिखाया आपको. ये सभी चीजें रहते हैं. खाली अगर मैं पाइल्स में भी कहीं पे बड़े शहर में जाके बैठा तो भी मुझे कम पड़ने वाला नहीं, इतना मैं कर सकता हूँ. फिर भी क्या है कि एलोपैथी में खाली दवा गोली खाने तक ही अच्छा रहता है. फिर बाद में है ऐसा है, ऑपरेट भी करते हैं तो जब तक अच्छा लगता है फिर से वो पाइल्स बढ़ सकते हैं. इसलिए हमारा जो है वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी रखनी है. इसकी वजह से अपने फोरम के ऊपर जो भी ये भी न्यूट्रिशन है वो अच्छी तरह से आप लेते हैं. और आप चाहे तो किसी भी डॉक्टर की ट्रीटमेंट रखो, वो बंद मत करो, लेकिन वो ट्रीटमेंट को अच्छा रिजल्ट अपने ये सपोर्टिव सिस्टम से बहुत अच्छा आएगा और कायम स्वरूप अपन दूर हो सकते हो. इस तरह से मैं बोलूंगा आपसे. यस यस, थैंक यू सर. एज ऑलवेज देन वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने यहाँ दी है सभी को. ये संकेत सर, आपको और कुछ पूछना है? नो, थैंक यू. यस सर, थैंक यू संकेत सर. यस, सुनंदा मैम. मला पण होता सर हा त्रास, पण जेव्हाची मी इथे जॉईन झाली तेव्हापासून मला कमी झालाय. माझा त्रास नाही होत आहे आता मला. पण आपण त्रिफळा चूर्ण घ्यायला सांगितलं, ते केव्हा रात्री घ्यायचं की जेवल्याच्या नंतर घ्यायचं की सकाळी घ्यायचं? त्रिफळा, यस. तर बघा की आपल्या याच्यावर त्रिफळा टॅबलेट मिळतात. तर ज्यावेळेस आपल्याला पोट साफ करायची इच्छा असेल आणि बिंबीच्या खालच्या भागावर जर आपल्याला काम करायची इच्छा असेल तर आपण जेवणाच्या अगोदर ते घेऊन जरी जेवण केलं तरी ते चांगलं काम करेल. जेव्हा शरीरामध्ये एक प्रकारची ऊर्जा ताकद निर्माण करायची असेल,
बॉडी जर काही आपल्याला चांगल्या प्रकारे व्यान वायूवर काम करायचं असेल तर जेवणानंतरही ते घेऊ शकता तुम्ही. किंवा आपल्याला त्रिफळा हा आपल्या डोळ्यांसाठी खूप चांगला असतो, घशासाठी किंवा ऊर्ध्व जत्रुगत विकारांवर जर काम करायचं असेल तर रात्री जेवणानंतर जर आपण तुम्ही घेतलात किंवा रात्री झोपताना जरी आपण घेतलात त्रिफळा 2 गोळ्या, तरी आपल्या ऊर्ध्व जत्रुगत विकार जे काही असतील, अगदी नेझल पासून, कानापासून, डोळ्यापासून सगळे, थायरॉइड पासून, तरी सुद्धा आपल्याला एक चांगल्या प्रकारे त्रिफळा टॅबलेटनी चांगला उपयोग पडेल. थायरॉइड टॅबलेट सुद्धा मी असं म्हणेन सुद्धा. तर अशा प्रकारे तेच मेडिसिन फक्त कुठल्या काळी कुठल्या वेळी घेतो त्यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात. तर आपण जेवणा अगोदर डोळ्यासाठी घ्यायचं असेल तर एक गोळी तुम्ही घेऊ शकतात आणि त्याच्याबरोबर सायरप अभयारिष्ट आहे किंवा आपलं बाकी ॲलोप्लेस मॉर्निंगला सकाळ संध्याकाळ अनुषक कुठेही तुम्ही घेऊ शकता. तर जेवणा अगोदर घ्या किंवा रात्री जेवण झाल्यानंतर 1 तासाने 2 गोळ्या जरी घेतल्या तरी त्याने दुसऱ्या दिवशी पोट साफ होईल आणि आपल्याला बाकीचे विकार दूर होतील. आवळा चूर्ण कसं घ्यायचं? आवळा चूर्ण आम्ही घरी तयार करत असतो. आवळा किसून टाकतो, त्याला वाळवतो, त्याचं चूर्ण करतो आम्ही घरी. तर ते कधी घ्यायचं? जेवणानंतर आधी? आता आवळ्याचं झाड जर बघितलं तर त्यात व्हिटॅमिन सी खूप मात्रेमध्ये असतं आणि आवळ्याचं झाड जर हे 5-5 वर्ष जगतं असं म्हणतात, तर त्यामुळे ते जर आपण खाल्लं तर आपलं बी आयुष्य खूप वाढतं. तर ते जेवणानंतर घ्यायचं, कारण ते आपल्याला रसायन काम करायचं आहे जे आपल्याला बॉडीला न्यूट्रिशन देण्यासाठी आपण ते वर्कआउट करतो. त्याच्यामुळे हेच त्रिफळा जेवणानंतर ज्यावेळेस घेतो त्यावेळेस शरीराला पोषण मिळतं. जेवणानंतर घ्या. थँक्यू सर. येस, सकाळी नाश्त्यावरून घ्या, चालेल. येस, थँक्यू सुनंदा मॅम. तुमच्यामुळे भरपूर जणांच्या क्वेश्चनचे आन्सर्स भेटले असतील. येस, निर्मला मॅम. हॅलो, गुड मॉर्निंग. आवाज येतोय सर? येस. मी माझा रिझल्ट इथे शेअर करेन की मी या फोरमला जॉईन करायच्या आधी मला खूप जास्त हायपर ऍसिडिटीचा त्रास होता आणि त्या हायपर ऍसिडिटीमुळे असं व्हायचं की सरांनी जो आज विषय घेतला फिशर आणि पॉइल्स, ते इतका जास्त त्रास होता मला की मी एकदा ऑपरेट केलेलं आहे लेझर ट्रीटमेंटनी. तर त्या लेझर ट्रीटमेंटचा एक बॅड इफेक्ट हा झाला माझ्या शरीरावर की माझं जे गुदद्वार आहे ते छोटं झालं. कारण काय करतात की ते कट करतात आणि ती इलॅस्टिसिटी आहे ती कमी होते. आणि वारंवार या फोरमला यायच्या आधी मला ऍसिडिटीचा त्रास असल्यामुळे वारंवार फिशर डेव्हलप व्हायचे आणि हार्ट स्टूल थोडंही झालं की लगेच कट व्हायचा आणि ब्लिडिंग व्हायचं. असं खूप सारे औषधं घेतले, पण फोरमवर आल्यापासून हायपर ऍसिडिटी तर गायब झालीच आहे. फिशर पूर्णतः निघून गेलेले आहेत. थोडे काही कमी जास्त खाण्यात आलं तरी काहीही त्रास होत नाही असं मी इथे म्हणेल. तर हा रिझल्ट आपल्या सुंदर ब्रेकफास्टचा आणि आपल्या ऑपरेशनचा आहे. थँक्यू सो मच सर. यस, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. यस, और किसी का कोई क्वेश्चन है? यस, मैं इतना ही ऐड करना चाहूंगा कि सेशन सर का इतना अमेजिंग था कि अभी निर्मला मैडम रोटियां बनाते बनाते भी उन्होंने सेशन सुना है. तो यही मेरा निवेदन सभी लोगों से है, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो लेकिन वर्कआउट के बाद जो सेशंस रहते हैं वो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं. तो बिल्कुल भी आपको इन सेशंस पे अलर्ट रहना है, क्योंकि हमारे सारे जो स्पीकर्स रहते हैं वो इतना अपना ओपीडी का टाइम निकाल कर अपने अपने वर्क से काम निकाल कर इतने बढ़िया स्लाइड्स बनाकर हम लोगों के लिए प्रेजेंट करते हैं. तो हमारा फर्ज बनता है कि उनके मेहनत को भी हमने न्याय देना चाहिए. Yes. बेल आइकन को दबाएं और मिस ना करें सदा. It was really an amazing session as always. और डेफिनेटली अगर किसी के माइंड में सवाल नहीं है तो मैं गाने के साथ ही एंड करेंगे. एज यूजुअल झूमते हुए एंजॉय करते हुए. शाम के हमारे वेट लॉस चैलेंज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने भी अलर्ट रहना है. उनके लिए भी बढ़िया सा सेशन हमारे डॉक्टर सुधीर सर डिलीवर करने वाले हैं आज. और इवनिंग बैच तो एज यूजुअल रहने ही वाली है 5 बजे. यस, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था. ऑल अबाउट फैट्स. हम सब के लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है कि भाई फैट ही कम नहीं हो रहा है. तो ये फैट अच्छा होता है या बुरा होता है या इसमें और क्या रहता है, ये सारी बातें आपको पता चलने वाली है. तो सारे वेट लॉस चैलेंज पार्टिसिपेंट्स ने ये मिस नहीं करना है सेशन. ओके, तो चलिए फिर झूमते हुए कॉल का हम एंड करेंगे. सब लोग वापस से रेडी हो जाइए. इतना बढ़िया वर्कआउट हुआ है, फिर बढ़िया सा रिलैक्सेशन, उसके बाद दिस अमेजिंग टॉपिक. तो एंजॉय करते हुए हम बिल्कुल दिन की शुरुआत करते हैं. यस, गाने लगाऊं या लगा रहे मैडम?
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं, प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं, गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए, फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए, और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। यस चलिया तू चलिया। शाम को फिर से मिलते हैं। Wish you all a happy and a lovely day ahead. Thank you so much, Anand sir, once again from each and every one of you, from each and every one of us. Have a lovely day ahead. Bye-bye. Take care. Love you all.